नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप सभी को हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। सेंटअप एग्जाम वाला पूरा दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन हूबहू यही आने वाला है। पूरा एकदम अच्छे से रट जाइए और आपको पता होना चाहिए मैं जो बताता हूँ पेपर में सेम टू सेम यही आता है। दोस्तों 50 नंबर का सब्जेक्टिव अभी हम आपको बता देते हैं, आप लोग तैयारी कर लीजिए। 20 नंबर का जो आप लोगों से गधांश पूछा गया है, 10-10 नंबर का 2 गधांश, बहुत इजी गधांश है दोस्तों। तो गधांश का आंसर हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत इजी, आप वो आप लोग खुद से कर लोगे। बाकी जो दोस्तों जो 30 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन निबंध हो गया, 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया, संवाद हो गया, ये सब हम आपको बता देते हैं और आप लोग अच्छे से कॉपी पर लिख लीजिए और आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोपहर में 2 बजे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का आपको वीडियो मिलेगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम आपको बताना शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा। 10 गो आप लोगों से 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया है। कौगो दोस्तों 10 गो पूछा गया है। 10 गो में से मात्र आप लोगों को 5 गो क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। ठीक है ना, 5 गो को उत्तर देना है। मैं आपको 10 बता देता हूँ, ठीक है ना, हम आपको 10 बता देते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। 10 हम आपको बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है दोस्तों। तो इसका उत्तर हम लिखे हैं, भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति को भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि या क्षमता के बजाय उसके जन्म पर आधारित है, जिससे व्यक्ति को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। यह श्रम विभाजन यह श्रम का ही विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। जो व्यक्ति को सिर्फ इसलिए एक खास काम करने के लिए विवश करता है क्योंकि यह उसके पैतृक पेशा है, भले ही वह उससे कुशल हो या ना हो। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कभी गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो आंसर लिखिएगा, कभी गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास हर जगह है, खासकर हृदय में। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है तो उसका हृदय ही उनका निवास स्थान बन जाता है दोस्तों। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय बिहार जय बिहारी लिख दीजिए। जो भी लिखेगा कमेंट बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब करके जय बिहार जय बिहारी, उसको इसका पीडीएफ 100% मिलेगा। तो आप लोग जरूर लिख दीजिए। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, आपका तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दही बली मगम्मा शीर्षक कहानी के अनुसार बारी किसे कहते हैं। तो लिखेंगे, रोजाना दही देना और महीने के बाद पैसा लेना को बारी कहते हैं। ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अपने शागिर्दों के बारे में बिरजू महाराज की क्या राय है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो उत्तर लिखिएगा, बिरजू महाराज अपने शागिर्दों को संतान के समान मानते थे और उन्हें नृत्य की बारीकियां सिखाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। हालांकि वो यह भी मानते थे कि उनके कई शिष्य यश और धन पर अधिक ध्यान देते हैं और उनमें कला के प्रति पूरी तरह समर्पित लगन, संकल्प और साधना की कमी है। ठीक है ना, तो ये 4 नंबर आपका क्वेश्चन का उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है। तो लिखेंगे, कवि हमारी नींद कविता में गरीब बस्तियों का उल्लेख इसलिए करता है ताकि वह समाज में मौजूद आर्थिक असमानता और वर्ग संघर्ष को दिखा सके। इस बस्तियों का जिक्र कभी इस बस्तियों का जिक्र करके कभी यह भी बताना चाहता है कि कैसे संपन्न वर्ग द्वारा किए जाने वाले दिखावटी आयोजन जैसे कि देवी जागरण गरीब लोगों की वास्तविक संघर्षपूर्ण जिंदगी के समान व्यर्थ और हास्यास्पद लगते हैं। यह चित्रण कवि की गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति और उनके दुखों को दुनिया के सामने लाने की इच्छा को दर्शाता है दोस्तों। तो ये 5वां नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। अगला है दोस्तों, अबिन्यो क्या है। अबिन्यो क्या है और वो कहाँ स्थित है दोस्तों। अबिन्यो फ्रांस का एक प्रमुख पुराना शहर है जो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। आप लोग लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के बेटों का नाम लिखे दोस्तों। तो ये दोस्तों सीता है। ये कौन है दोस्तों, सीता है। सीता के दोस्तों 3 बेटे हैं। सीता के कितने बेटे हैं, सीता के 3 बेटे हैं। हम तीनों बेटों का नाम लिख देते हैं। पहला का नाम है दोस्तों कैलाश। कैलाश दोस्तों सबसे बड़ा लड़का है। कैलाश दोस्तों सबसे बड़ा लड़का है, तो ये कैलाश हो जाएगा। दूसरा का दोस्तों नारायण है। नारायण है।
और तीसरा का नाम है दोस्तों बीजू, तीसरा का नाम है बीजू, तो बीजू नाम लिख देते हैं। इनकी पत्नी का भी नाम लिख देते हैं। इनकी पत्नी का नाम था राधा, राधा नाम था। इनकी पत्नी का नाम था भावरी, इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों भावनी। नारायण की पत्नी का नाम था भावरी, ठीक है। और बिज्जू की पत्नी का नाम था पुष्पा, ठीक है ना, पुष्पा। आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही तो आपको पेपर में लिख देना है, बस यही लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तब क्या करते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होते थे तो वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा में मुंह करके अपनी शहनाई बजाते थे दोस्तों। तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वोतस्यान अज्ञेय रचित कविता हिरोशिमा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विविधता का चित्रण करती है। यह कविता आने वाले युग के लिए एक चेतावनी है दोस्तों। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 9 हो गया, लो 10वां कहा गया जी, छोड़ो 10वां थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इधर उधर हो गया। यानी कि दोस्तों 10 में से 5 को ही बताना है, मैंने तो आपको 9 को बता दिया, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर का हो गया। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का हो गया, ठीक है। अब हम आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताते हैं। 2 को पूछा गया है, उसमें से 1 को कोई लिखना है, ठीक है। 2 को पूछा है, 1 को कोई लिखना है, 5 नंबर वाला आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। इसका आपको अर्थ लिखना है दोस्तों। इसका क्या लिखना है? तो अर्थ लिखना है दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ पर अर्थ लिखे हैं। कवि ऋल के कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे अस्तित्व के बिना तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, मानव के कारण ही तुम पूज्य हो, मेरी भक्ति अथवा गुणगान से तुम अंधित होते हो। यदि यही मानव नहीं रहेगा तब तुम्हारा नाम कौन लेगा? क्योंकि सारी योनियों में मनुष्य ही चेतनशील प्राणी है, अभिव्यक्ति शक्ति इसे ही मिली है। मानव ही संसारिक कार्य व्यापार का संपादन करता है, तुम्हारे अंश या प्रतिरूप के रूप में संसार को सजाता है और तुम्हारे नाम को अमर रखता है। अतः मानव के बिना सृष्टि संचालन का काम बंद हो जाएगा और तुम्हारी सृजन रचना का उद्देश्य निष्फल चला जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा हो गया, ठीक है। अब इसका दोस्तों एक और जो क्वेश्चन अथवा में पूछा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक लिख देना। इसका अथवा वाला है दोस्तों, है ना। हालांकि दोस्तों ये अथवा लिखिएगा, है ना, ये अथवा आप लोग लिखिएगा, ये अथवा का है दोस्तों, ठीक है ना। आपका देखिए अथवा है, कम वक्त बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मतलब कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, पाठ का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका सारांश हम लिखे दोस्तों, प्रस्तुत गदांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक ललित निबंध से उद्धृत है। यहाँ मनुष्य की वास्तविकता तथा यथार्थता पर प्रकाश डाला गया है। लेखक के अनुसार प्रेम, मैत्री, त्याग और परोपकार मनुष्य में निहित सहज और उदात्त मनोभाव है। मनुष्य की यथार्थता इन्हीं उदात्त मनोभावों के कारण है। वही मनुष्य यथार्थ में मनुष्य है जिसमें सबके प्रति प्रेम की भावना है, मैत्री की भावना है, त्याग की भावना है और शांतिपूर्ण रूप से सबके कल्याण की भावना है। नाखूनों का बढ़ना अर्थात पशुता के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करना, यह मनुष्य की मूर्खतापूर्वक जन्मजात वृत्ति या व्यवहार का परिणाम कहा जा सकता है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति उसकी मनुष्यता के लिए उचित नहीं है। पशुता का त्याग मनुष्य द्वारा स्व निर्धारित आत्मनियंत्रण का परिणाम है, जिसके माध्यम से वह यथार्थता अर्थात मनुष्यता की ओर अग्रसर होता है। मानव जीवन की यही वास्तविकता भी है दोस्तों। तो यही दोस्तों इसका अर्थ लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं प्रार्थना पत्र। दोस्तों ये प्रार्थना पत्र दोस्तों हम 100% लड़ाकू प्रश्न में दिए हुए हैं और ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों 100% लड़ाकू प्रश्न में ना, जो लड़का लिया होगा मेरा 100% लड़ाकू प्रश्न, और जो लड़का लिया होगा और पढ़ा होगा ना, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको लगता है ना, जो एग्जामिनर है ना, पूरा हमरे वाला नकल करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ का सेंटर एग्जाम के पेपर बना दिया है। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा है दोस्तों, उसमें पूरा एकदम हूबहू पूरा मिल रहा है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों हम जो क्वेश्चन देते हैं ना, वो फालतू नहीं, लड़ने वाला देते हैं। ऐसे ही नहीं नाम रख देते हैं लड़ने वाला प्रश्न, 100% लड़ाकू प्रश्न। यदि आप में से कोई ऐसे विद्यार्थी होगा जो 2026 में मैट्रिक एग्जाम देने वाला होगा, उसकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई होगी, उसको इस समय VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की जरूरत है, केवल उसे याद कर ले तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला दे। तो दोस्तों मेरे पास है
यदि आप लेना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर ले सकते हो। प्राइस तो 200 रुपया है, प्राइस तो 200 रुपया है, लेकिन मैं आपसे 200 रुपया नहीं लूंगा क्योंकि इतना कम समय है और एक तो आपके ऊपर टेंशन है, ऊपर से मैं ज्यादा पैसा लूंगा तो ये गलत बात है। इसलिए मैं अपना मेहनत का जो पैसा हमारा है काट कूट कर उतना दे देना 160 रुपया। यदि आप 160 रुपया देते हो तो आपको हिंदी, नॉन हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और मैथ, ये 6 सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दे दिया जाएगा आंसर सहित, और ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। आपके व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, किताब नहीं है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। आप पीडीएफ ओपन करके ऑब्जेक्टिव याद करिए, सब्जेक्टिव याद करिए, जो सब्जेक्ट लिखने वाला होगा उसे लिख के याद करिए, बाकी पूरा ऑब्जेक्टिव पीडीएफ ओपन करके मोबाइल से याद करिए। पूरा आप लोग ना एग्जाम के लिए तैयारी कर लेंगे, इसी से बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो जिसको लेना होगा हम 2 नंबर दे देते हैं, आप इस नंबर पर ना अभी जो एग्जाम खत्म हो जाएगा सेंटअप तो मेरे पास कॉल करना और मैं आपको स्कैनर भेजूंगा, उस स्कैनर पर आप पेमेंट करना और हमसे ले लेना वो पीडीएफ। ठीक है ना, अभी शायद कॉल नहीं उठा पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम चल रहा है तो बिजी होंगे। ठीक है ना, ये 2 नंबर ले लो, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने में हमें 2 महीना 20 दिन लगा है। इसलिए दोस्तों हम इतना मेहनत किए हैं ना, तो हम आप लोगों से इतना पैसा ले रहे हैं। ठीक है ना, अभी तो ये सस्ता ले रहे हैं, दूसरा कोई तो हजार रुपया लेता है, उन लोगों की तुलना में तो हम 0 रुपया ले रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा सर फ्री में दे देंगे या फिर 100 रुपये में दे देंगे, 50 रुपये में दे देंगे, नहीं, 160 रुपये से 1 भी रुपया कम नहीं होगा। जिसको लेना होगा लेकर पढ़ना, जिसको नहीं लेना होगा कहीं और से भी लेकर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो देते हैं वो पेपर में लड़ता है, बात यही है। ठीक है, आइए हम आपको इस क्वेश्चन को बताते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में सफाई, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था करने के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिएगा। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, रेलवे एडेड उच्च विद्यालय दरभंगा, अपने विद्यालय के यहाँ पर नाम लिखिएगा आप लोग, और विषय में लिखिएगा विद्यालय में सफाई पेयजल की व्यवस्था करने के संबंध में महाशय लिखिएगा। सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का नियमित छात्र हूँ। विद्यालय परिसर में हर जगह गंदगी फैला हुआ है, कक्षाओं में प्रतिदिन सफाई नहीं होता है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे हमेशा बीमार होते जाते हैं। साथ ही विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण सारे छात्र छात्राएं को गर्मी के दिनों में घंटों प्यासे रह जाना पड़ता है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि विद्यालय में समुचित सफाई और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने की कृपा की जाए ताकि बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित न हो। आपका आज्ञाकारी छात्र अर्जित आदित्य, वर्ग 10वीं, खंड बी, क्रमांक इतना। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग दिनांक लिख दीजिएगा। ठीक है, आप लोग चेंज करके अपना दिनांक लिख दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक आपको संवाद बताते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मोबाइल फोन के दुरुपयोग पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे। ये दोस्तों हमने आपको कुछ दिन 1-2 दिन पहले भी बताया था, और दोस्तों ये पेपर में भी क्वेश्चन पूछा है, या तो ये लिखना है या तो पीछे वाला क्वेश्चन लिखना है। ये अथवा में है आपका, ये अथवा में है दोस्तों, ये अथवा में है। ठीक है, तो दोस्तों हम 2 मित्र ले लेते हैं, 2 मित्र के बीच में हम संवाद लिखते हैं मोबाइल के दुरुपयोग के बारे में। एक राम और एक किशोर। राम कहता है किशोर कैसे हो, तो किशोर कहता है ठीक हूँ यार, बस परीक्षा की तिथि सिर पर आ चुकी है। तो राम कहता है बहुत बेचैनी, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, परीक्षा तो निश्चित तिथि पर ही होगी, तुम्हारे समय सीमा के अंदर पाठ की पुनरावृत्ति करनी होगी। किशोर कहता है लेकिन मैं और मेरा मोबाइल लगता है कि मेड फॉर ईच अदर, मैं क्या करूं, दिन रात मोबाइल के साथ ऑन रहता हूं, है ना। तो राम कहता है ये तो बहुत गलत बात है, मोबाइल फोन पर लगातार आते मैसेज, फोन तो तुम्हें पढ़ने ही नहीं देंगे, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ सच्चा दोस्त समझकर। तो किशोर कहता है बता मेरे भाई, मेरी मदद कर, फेल हो गया तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मम्मी पापा को मुझसे बड़ी उम्मीद है। राम कहता है मेरी बात सुन, मोबाइल बंद कर अपनी मम्मी को दे दे, उसका ध्यान मन से हटा, समझ कहीं खो गया। किशोर कहता है लेकिन मन की बेचैनी उसका क्या करूं। तो दोस्तों वो कहता है राम एक तरीका और है, प्रतिदिन समय सीमा निर्धारित कर, कुछ देर के लिए मम्मी से मांग ले, लेकिन बहुत ही ईमानदारी से वापस भी कर देना। फेसबुक और गूगल तो खोलना ही नहीं, दोनों ही जादूगर हैं।
किशोर कहता है ठीक कहते हो, आज ही मम्मी को मोबाइल दे दूंगा। राम कहता है चलता हूँ दोस्त, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो किशोर कहता है ओके राम, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, तो ये आप लोग दोस्तों लिख दीजिएगा। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, निबंध बताने वाले हैं दोस्तों। 5 गो निबंध पूछा गया है। गणतंत्र दिवस पर पूछा गया है, वर्षा ऋतु पर निबंध पूछा गया है, ठीक है ना, प्रिय खेल पर पूछा गया है, प्रिय नेता पर पूछा गया है, और प्रिय कवि पर पूछा गया है, ठीक है, और वर्षा ऋतु पर पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब पर पूछा गया है। तो ये तो हम गेस में ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको याद भी कराए हैं, तो चलो इसी को बता देते हैं, आसान है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए वर्षा ऋतु पर निबंध लिखना है, भूमिका, महत्व, लाभ, हानि और उपसंहार लिखना है। पहले लिखिएगा भूमिका। भारत में वर्षा ऋतु एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऋतु है। वर्षा ऋतु आषाढ़, श्रावण तथा भादो मास में मुख्य रूप से होती है। जून माह से शुरू होने वाली वर्षा ऋतु अप्रैल और मई की भीषण गर्मी से राहत दिलाती है। यह मौसम भारतीय किसानों के लिए बेहद ही हितकारी एवं महत्वपूर्ण है। और हम लोग महत्व लिखेंगे, वर्षा का मानव जीवन में बेहद ही महत्व है, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। वर्षा से फसलों के लिए पानी मिलता है और सूखे हुए कुएं, तालाब तथा नदियां को फिर से भरने का कार्य वर्षा के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। इस मौसम में छोटे छोटे जीव जंतु जो गर्मी के मारे जमीन के नीचे छिप जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। मेढक की टर की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। आकाश में प्राय बादल छाए रहते हैं। ठीक है ना, अब हम लिखेंगे लाभ हानि। वर्ष में कृषि कार्य शुरू हो जाता है और चारों ओर हरियाली भर जाती है। धान की रोपनी शुरू हो जाती है, सबके थकान मिट जाते हैं। मनुष्य प्रकृति के सामने बौना है, प्रकृति पर किसी का कोई जोर नहीं चलता। ज्यादा वर्षा होती है तो चारों ओर नदियां उफान मारती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कई सारे घर उजड़ जाते हैं, पशु फसल सब बर्बाद हो जाते हैं दोस्तों। तो इसके नुकसान भी है और लाभ भी है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इसका उपसंहार। मानव जीवन में जल का अत्यंत महत्व है, इसलिए अच्छी वर्षा के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ और हरा भरा बना रहे। हमें वर्षा जल को भी संचित करके रखना चाहिए, ताकि हमें कभी सूखे का सामना न करना पड़े दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कमेंट बॉक्स में लिखो जय बिहार जय बिहारी। अब दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए, तो इसका पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दिया गया होगा। कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा। यदि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा 7 बजे। ठीक है ना, 7 बजे सुबह में ये पीडीएफ मिलेगा। जो लोग 7 बजे के बाद देख रहे होंगे जाकर ग्रुप चेक कर लेना, उसमें पीडीएफ मिल गया होगा। और जो लोग 7 से पहले देख रहे होंगे 7 बजे इंतजार करना, आपके ग्रुप में ये पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का भी सब्जेक्टिव आपको बताएंगे।